विषम तलीय रेखा, आज का टॉपिक हम लोग का क्या है, विषम तलीय रेखा यानी स्क्यू लाइन। तो ये स्क्यू लाइन क्या होती है? लाइन्स आर नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग, मतलब वो रेखा है जो ना तो समानांतर हो ना ही प्रतिच्छेद करें। तो ऐसी रेखा है, नॉर्मल क्या होता है मैथ्स में कि जो लाइनें पैरेलल नहीं है यानी समानांतर पैरेलल नहीं है तो वो हमेशा इंटरसेक्ट ही करेंगी। ठीक है, जो रेखाएं समानांतर नहीं हो तो प्रतिच्छेद करेंगी कि नहीं, लेकिन तभी कर पाएंगे जब एक ही समतल में हो। लेकिन इस तरीके की अगर लाइनें हो जाए, जरा ध्यान से देखो, तो ये लाइनें जो हैं ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन ये पैरेलल नहीं है और ना ही एक दूसरे को काट रही हैं। तो लाइन लाइज ऑन डिफरेंट प्लेन, ऐसा भी बोला जा सकता है। यानी विषम रेखाएं कौन सी हैं? जो अलग अलग समतल में स्थित हों। तो यहाँ पे लिख लेना, लाइन लाइज ऑन डिफरेंट प्लेन, वो रेखा है जो अलग अलग समतल में स्थित हों। और इसी को दूसरा हमने इसकी दूसरी भाषा क्या बोली है? लाइन्स आर नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग, अथवा और करके लिख देना, लाइन्स आर नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग, मतलब वह रेखाएं जो ना तो समानांतर हो ना ही प्रतिच्छेद करती हैं, ना तो समानांतर हो ना ही प्रतिच्छेद करती हैं। तो इनमें क्या निकाला क्या जाता है? तो जरा देख लो इधर, ये लाइनें जब अलग अलग प्लेन में हैं, ठीक है, तो इन लाइनों में अगर हम लोग ऐसा देखें, देखो इधर ये लाइन, तो इन लाइनों में सिर्फ और सिर्फ ऊपर से अगर मैं देखूं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा है और इस पे भी सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा है जिसके दोनों पॉइंट को मिला देने से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन ऐसी होगी जो दोनों लाइनों के ऊपर क्या हो, परपेंडिकुलर, यानी दोनों रेखाओं के ऊपर लंब हो। सिर्फ एक ही रेखा संभव है कि नहीं? तो इन लाइनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है, इन पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यानी इन बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है उसको न्यूनतम दूरी बोला जाता है। इन दोनों रेखाओं में सिर्फ और सिर्फ एक ही रेखा ऐसी होगी ना जो दोनों के ऊपर लंब हो, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगी? न्यूनतम दूरी। हमसे यही क्वेश्चन में एक खास क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि जो है न्यूनतम दूरी। तो अब वो निकालते कैसे? जैसे एक लाइन ये है L1, x माइनस x1 अपॉन a1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1। और दूसरी लाइन ये है x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2, z माइनस z2 अपॉन c2। अब इसी चीज को अगर मैं वेक्टर में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ? r इक्वल टू a1 वैक्टर प्लस लैम्डा b1। अब इस a1 वैक्टर और b1 वैक्टर के अंदर कौन छुपा हुआ है? a1 वैक्टर तो वो वैक्टर होता है जो पॉइंट को बताता है। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है? x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। और b1 वेक्टर a1 i कैप, b1 j कैप, c1 k कैप। और अब ये जो दूसरी लाइन है r वेक्टर इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2 वेक्टर। तो ये a2 वेक्टर इक्वल टू x2 i कैप, y2 j कैप, z2 k कैप, ये है। और यहाँ पर b2 वेक्टर जो है ये क्या हो जाएगा? a2 i कैप, b2 j कैप और c2 k कैप। अब यहाँ पे एक लाइन ये है, ये L1। अच्छा, अब देखो मैं तुमको एक बात जो बता दे रहा हूँ, हम लोगों ने जो पढ़ाई करनी है इसमें लाइनें, ध्यान देना, दोनों लाइनें क्या हैं? डिफरेंट प्लेन में, अलग अलग समतल में हैं, लेकिन बोर्ड तो एक ही प्लेन है ना, ठीक है? तो इसलिए इसमें जो मैं बोलूँगा वो दिखेगा नहीं। मैंने क्या बोला कि इन दोनों लाइनों में सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन ऐसी है जो दोनों पे परपेंडिकुलर है, यानी एक ही रेखा ऐसी जो लंब है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि वो लाइन जो है ये लाइन है, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। क्यों 90 डिग्री को बात समझ में आ गई ना? क्यों? क्योंकि ये दोनों अलग अलग समतल में है, लेकिन बोर्ड तो एक ही है, इसलिए 90 डिग्री दिख नहीं रहा, लेकिन है असल में क्या? ये 90 डिग्री ही। और L1 लाइन का डायरेक्शन रेशियो यानी कि दिक् अनुपात, ये b1 a2 i कैप
A1 आई कैप, B1 जे कैप, C1 के कैप, और ये दूसरा A2 आई कैप, B2 जे कैप, C2 के कैप। हमारी जो ज़रूरत है वो क्या है, इसकी वैल्यू को निकालना। मान लो ये PM है, तो ये कैसे निकलेगा? तो हम अगर ध्यान करें वेक्टर में अगर कोई डिस्टेंस निकालनी है तो वो हमेशा किससे निकाली जाती है? प्रोजेक्शन से निकाली जाती है, क्योंकि प्रोजेक्शन क्या देता है? शैडो, यानी प्रक्षेप जो है वो छाया देता है कि नहीं? तो वो छाया वही होती है जिसकी हमें डिस्टेंस चाहिए होती है, यानी कि प्रोजेक्शन ही क्यों क्या बताएगा? लेंथ बताएगा। अब जैसे कैसे बना सकते हो, देखो इधर ये लाइन जो L2 है और ये L1 है, अगर हम देखें तो ये A1 पॉइंट से जा रही है और एक पॉइंट किससे जा रही है? A2 से। तो मान लो कि ये पॉइंट हमारा एक A है, ये B है, तो ये जो इस पॉइंट से जा रही है ये A2 वेक्टर है, ये A1 वेक्टर है। तो अब यार ध्यान से सोचो, ये लाइन है ऐसे जा रही इन दोनों पॉइंट से, तो इन दोनों लाइनों का अगर मैं शैडो निकालूं, प्रक्षेप निकालूं, किसके ऊपर? ये PM वेक्टर के ऊपर। किसके वेक्टर के ऊपर? PM। तो वो जो शैडो आएगा वो इतनी ही लेंथ को बताएगा कि नहीं बताएगा? कैसे? ये लाइन है, अब ये दो पॉइंट यहाँ पे थे A और B, तो इससे एक लाइन ऐसे जा रही है। अब जरा इधर देखना, ये एक लाइन थी जिसकी हमें डिस्टेंस निकालनी है, और एक पॉइंट यहाँ पे था, एक पॉइंट यहाँ था, एक A था, एक क्या था? B। तो इससे एक वेक्टर गया। अब जरा ऐसा सोचो, मैं इस फिगर को ऐसे कर दूं, तो इस वेक्टर का मैं प्रोजेक्शन निकालूंगा तो यही तो लेंथ आएगी। तो यहां से ये जो वेक्टर है ये AB वेक्टर, ये तो A वेक्टर पता है, B वेक्टर का वेक्टर पता है, अब मुझे PM वेक्टर मिल जाए, तो PM वेक्टर कैसे मिलेगा? तो PM वेक्टर B1 और B2 के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर। तो ये B1 क्रॉस B2 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो यानी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी SD, न्यूनतम दूरी, ये क्या हो जाएगी? प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन PM, ये बन जाएगा। और अब यहां पे देखा जाए तो ये क्या आ जाएगा? AB डॉट PM अपॉन मॉड PM, और AB ये कितना आ जाएगा? A1 माइनस A2 वेक्टर डॉट PM क्या हो गया? B1 क्रॉस B2 अपॉन में मॉड B1 क्रॉस B2। और ये जो ऊपर लिखी हुई चीज़ है इसको हम लोग किस में लिख सकते हैं? बॉक्स में लिख सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ से जो हमारे पास आ गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी न्यूनतम दूरी, ये बॉक्स A1 माइनस A2 कॉमा B1 वेक्टर कॉमा B2 वेक्टर अपॉन B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, ये आ गए हमारे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये सब निकालने, प्रूफ तो मैंने बता दिया, बाकी अल्टीमेटली ये हमें क्या रखना है? फार्मूला याद रखना है। इसको नोट कर लेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ध्यान थोड़ा सा और देते हैं, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं फिर भी थोड़ा सा ध्यान देते हैं क्या, कि अगर मान लो मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को 0 कर देता हूँ, न्यूनतम दूरी को, तो ये चीज़ 0 तभी होगी जब बॉक्स के अंदर A1 माइनस A2 B1 वेक्टर कॉमा B2 वेक्टर की वैल्यू 0 होगी, तभी तो होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी जो लाइनें थी वो अलग अलग प्लेन में थी। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 कर दे तो लाइनें एक ही प्लेन में आ गई कि नहीं? और दो लाइनें एक ही प्लेन में है तो इसको हम लोग क्या बोलते थे? कोप्लेनर लाइनें बोलते थे कि नहीं? यानी दो रेखाएं, जब दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी 0 हो गई तो दोनों रेखाएं एक ही समतल में आ गई, और जब एक ही समतल में आ गई तो एक समतलीय रेखाएं कहलाती थी कि नहीं? और एक समतलीय रेखाओं का प्रतिबंध हम लोगों ने क्या देखा था उस समय? उसमें वेक्टर के 3D के फॉर्म से किया था कि x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 किया था कि नहीं? उसी चीज़ का ये देखो वेक्टर फॉर्म है। इसका मतलब देखो क्या है, इसको बॉक्स को कैसे लिखते हो? डिटर्मिनेंट में लिखते हो कि नहीं? अरे बोलो। तो यहाँ से अगर a1 माइनस a2 निकालते तो पॉइंट क्या बनता है? ये x1 माइनस x2 बनता कि नहीं बनता? फिर उसके बाद j वाला क्या बनता? y1 माइनस y2 बनता कि नहीं? और फिर क्या आता? z1 माइनस z2। b1 वेक्टर अग्नि रो होते, b1 वेक्टर,
और ए बी टू वैक्टर, सॉरी B1 A1 है ये, और B2 वैक्टर A2 B2 C2, ये होता कि नहीं होता। अब चाहे यहाँ से माइनस साइन कॉमन कर लेते हैं, पहले से इसको जीरो के बराबर करते हैं, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, बात बन जाती कि नहीं। तो ये क्या था, इसका वेक्टर फॉर्म था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को अगर जीरो कर देंगे तो वही लाइनें क्या हो जाएंगी, कोप्लेनर, जिसको हमने पहले अलग आर्टिकल से पढ़ा है, ठीक है। अब इसके बाद फिर हम लोग यहाँ से क्वेश्चन की शुरुआत होती है, और ख़ास चीज़ एक क्वेश्चन हमें और ध्यान रखना है सब लोग को कि लाइन का प्लेन के रिस्पेक्ट में इमेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो इतनी लाइन और लिख देंगे ये कोप्लेनर लाइन के लिए कि ऐसे भी निकाला जा सकता है। फिर हम तब क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन पहला कि हम लोग को यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है रेखाओं के बीच में न्यूनतम दूरी। तो एक लाइन से A1 B1 वेक्टर और एक लाइन से क्या A2 B2 वेक्टर। तो यहाँ से A1 वेक्टर पासिंग पॉइंट क्या हो गया I1 2j कैप प्लस 3k कैप, इसमें कोई प्रॉब्लम, ij k कैप। और B1 वेक्टर कितना हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब ये तो पहली लाइन वाला बात हो गया। अब दूसरी A2 2i कैप और फिर यहाँ से और फिर उसके बाद हम लोग को A1 माइनस A2 निकालना है। और अब फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये माइनस एक आ जाएगा, ठीक। और दूसरा हम लोग को निकालना है कि B1 क्रॉस B2। तो B1 क्रॉस B2 तो I J K कैप। अब B1 2 3 4 और B2 3 4 5। तो B1 क्रॉस B2 15 माइनस 16 J कैप 10 माइनस 12 प्लस K कैप। तो ये B1 क्रॉस B2 ये √6 आ गया। और शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग को चूंकि याद रखेंगे, ये शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने हैं, इसलिए सारे रिजल्ट्स को किस में रखा जाएगा, मॉड में रखा जाएगा। ये ऊपर कितना आ गया -1 और ये दिस, तो फाइनली 1/√6 ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम्स पे कैलकुलेशन में, इसको नोट करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब नेक्स्ट क्या है, हम लोग का इमेज ऑफ द लाइन विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन। ये याद रखना कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। देखो ये लाइन है और ये प्लेन है, तो जब लाइन का इमेज निकालेंगे प्लेन के रिस्पेक्ट में तो एक लाइन ही आएगी कि नहीं। तो इसमें हम लोग को दो तरीके के क्वेश्चन करने हैं। कैसा कि पहला ये आसान केस बन सकता है कि लाइन प्लेन के पैरेलल ही हो। अच्छा, अगर लाइन प्लेन के पैरेलल है तो इसके इमेज ऐसी लाइन आएगी, तो इसका मतलब ये होगा जो इसका डायरेक्शन रेशियो होगा वही इसका डायरेक्शन रेशियो होगा कि नहीं होगा। बस ये किस पॉइंट से जा रही है पता लग जाए। तो पॉइंट कैसे निकालेंगे, ये पॉइंट लाइन जिस पॉइंट से जा रही होगी उसका इस प्लेन के रेस्पेक्ट में क्या निकाल देंगे, इमेज, और वो इस वाली लाइन के ऊपर लाई कर रहा होगा। अब तुम लोग सुनो, देखो
जब रेखा का समतल के सापेक्ष प्रतिबिंब निकालेंगे तो दो केस बनेंगे। पहला कि लाइन जो है, रेखा जो है समतल के समानांतर, अगर रेखा समतल के समानांतर होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारी इमेज वाली यानी प्रतिबिंब वाली रेखा है, इसके भी दिक् अनुपात वही होंगे जो ऊपर वाले के हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम? अब ये पता लग जाएगी किस बिंदु से होके जा रही है। तो ये रेखा जिस बिंदु से होके जा रही होगी उस बिंदु का इस समतल के सापेक्ष क्या निकालेंगे? प्रतिबिंब। तो वो इस रेखा के ऊपर स्थित होना चाहिए कि नहीं? तो इससे बिंदु मिल जाएगा और फिर इससे क्या मिल जाएगा? डायरेक्शन रेशियो। अच्छा, अब दूसरी बात कि ऐसा भी हो सकता है कि लाइन्स पैरेलल ना हो, इसके प्लेन के क्या हो? इंटरसेक्टिंग हो। तो हम लोग पहले चेक कर लेते हैं कि रेखा जो है समतल के समानांतर है कि नहीं। अगर समतल के समानांतर है तो जो बताया वो करेंगे, और अगर नहीं है तो फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। हालांकि अभी जो क्वेश्चन हमने लिखा है उसमें तुमको ये कैसी दिखेगी? पैरेलल ही दिखेगी। देख लो इधर। और रेखा अगर समतल के समानांतर होती थी तो क्या प्रतिबंध होता था? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 होता था कि नहीं? तो यहां से ये 3 2 प्लस 1 इंटू -1 ये हो गया। तो इसको जब सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा? ये 6, ये -1 कहाँ आ रहा है? एक मिनट, 1। तो ये बराबर वैल्यू क्या रह रही? 0। तो इसका मतलब जो ये लाइन है प्लेन की क्या है? पैरेलल है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो हमने बताया वही काम करना पड़ेगा। क्या निकालेंगे? पहले इस पॉइंट का इस प्लेन के रिस्पेक्ट में इमेज निकालो। तो इस तरीके की ये सिचुएशन है, पॉइंट निकाल लेते हैं इसमें। अब तो ये अल्फा -1/2 और ये -2 जो पॉइंट दिया गया है अपॉन x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के और z का स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। अल्फा -1/2 ये कट जाएगा। तो अब यहाँ से अल्फा की वैल्यू जब आ जाएगी कितनी आ जाएगी? -3 बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 और गामा की वैल्यू 2 आ जाएगी कि नहीं? तो जब पॉइंट मिल गया हम लोग को और डायरेक्शन रेशियो पता ही है, तो इसलिए ला इक्वेशन तो ये x + 3/3 y - दिस, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसको नोट कर लेते हैं। फिर अगला क्वेश्चन। तो देखो अब क्या हुआ कि ये लाइन जो है प्लेन को काट रही है, और जब लाइन प्लेन को कट करेगी तो उसका इमेज कैसे होगा? जैसे ये लाइन इसको काट रही है तो उसका इमेज भी ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? तो इसमें तरीका ये होता है कि ये लाइन देखो एक इस पॉइंट से जा रही है कि नहीं जा रही है? ये पॉइंट कैसा है? लाइन का और इस प्लेन का इंटरसेक्शन है कि नहीं? तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो लाइन दी गई है और जो प्लेन, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला जाता है, और उसके बाद फिर क्या किया जाता है? अब एक पॉइंट मिल गया है, अब या तो इसका डायरेक्शन रेशियो मिल जाए यानी दिक् अनुपात मिल जाए, या इसी के ऊपर एक दूसरा पॉइंट मिल जाए। तो वो पॉइंट अगर मिल गया तो दो पॉइंट पता है तो भी तो लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं ना। तो इसमें तरीका ये रहता है दूसरा पॉइंट निकाला जाता है। दूसरा पॉइंट कैसे निकाला जाएगा? भाई इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट दिया गया कि नहीं, उस पॉइंट का इस प्लेन के रिस्पेक्ट में क्या निकालोगे? इमेज। तो वो इसके ऊपर आएगा, और फिर दो पॉइंट पता है तो एक x - x1/x2 - x1 इक्वल टू y - y1/y2 - y1 इक्वल टू z - z1/z2 - z1 वाला तरीका इस फार्मूला लगा देंगे तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी। अब जैसे ये लाइन जो है किस पॉइंट से जा रही है? 1 2 3, तो इसकी जो इमेज वाली लाइन होगी इसके ऊपर होगा अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग अल्फा बीटा गामा निकाल लेते हैं। तो अल्फा -1/2 बीटा -2/3 गामा -3 अपॉन -1 -2 तो 2 × 1 और अपॉन a²
तो यहाँ से जो वैल्यू आ गई ये आ गया -2, ये कितना आ गया 1 7 7 8 9 ये आ गया। अब यहाँ से इसको सॉल्व करके हम लोग अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, बीटा की वैल्यू निकालेंगे और गामा की वैल्यू निकालेंगे। तो फटाफट सॉल्व करके अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाल देते हैं। ये अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आ गई। अब काम क्या करना होगा कि मुझे ये पॉइंट निकालना पड़ेगा, यानी कि लाइन जो है प्लेन को कहाँ कट कर रही है। तो उसका तरीका क्या हम लोगों ने सीखा था कि मुझे पहले एनी पॉइंट ऑन द लाइन निकालना पड़ेगा, रेखा पर कोई बिंदु, और वो बिंदु जो होगा वो बिंदु होगा जहाँ पर रेखा समतल को प्रतिच्छेद कर रही है, और ये पॉइंट अब प्लेन की इक्वेशन में रख दिया जाएगा। और अब ये 9 लैम्डा और ये कितना हो जाएगा +9 लैम्डा बराबर कितना आ गया -1। तो यानी कि ये जो पॉइंट हो गया ये -1, -1, अब ये पॉइंट हो गया। अब देखो ध्यान रखना ऑप्शन कैसा लिखा है भाई, x1 y1 z1 x2 y2 z2, या फिर x1 y1 z1 x2 y2 z2। मतलब कहने का मतलब ये x1 y1 z1 ऊपर वाले को भी लिया जा सकता है, और तो ये ऑप्शन में देख लेना कि किसको लिया गया, ऊपर वाले को कि नीचे वाले को। तो अभी नॉर्मली इसको हम ले रहे हैं, तो ये इक्वेशन आ जाएगी अपॉन ये। अब इसको सॉल्व कर दोगे तो फाइनल हम लोग का आंसर आ जाएगा। इसको लिखेंगे, फिर एक क्वेश्चन और है। तो ये 30/7 + 1 कर लिया, इसको अब सॉल्व कर दो, इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन ऑन द प्लेन, रेखा का समतल पर प्रक्षेप। जरा ध्यान देना कि जैसे ये लाइन है, इस लाइन का प्लेन के ऊपर प्रोजेक्शन है, तो प्रोजेक्शन का मतलब क्या हो, शैडो। तो मैं इसको अगर इस तरीके से करूँ तो तुम्हारे दिमाग में कुछ बात आ रही है भाई, ये लाइन, ये प्लेन है, ये रेखा है, ये समतल, इसके ऊपर प्रक्षेप। तो प्रक्षेप जब तुम देखोगे तो ये क्या पूरी ऐसे शैडो आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी। तो ये क्या चीज़ हो रही होगी, हवा में क्या चीज़ बन रही होगी। इसको ध्यान से देखो, जब तुमने प्रोजेक्शन देखा तो ऐसे देखा, इसको देखा तो यहाँ से यहाँ तक तुमको एक प्लेन दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा। तो ये जो प्लेन तुम्हें बन रहा है ना, इसी की इक्वेशन निकालनी होती है। देखो एक मिनट कॉपी दो, तो कॉपी दो, हाँ दो दो दो, हाँ बंद कर दो, फट जाएगी। अब जैसे ये देखो, ये ऐसे बन रहा होगा। अरे यार इतनी भारी कॉपी है। तो हम लोग को क्या निकालना है, इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। ये लाइन का प्लेन के ऊपर प्रोजेक्शन निकालने का मतलब क्या हुआ, इस प्लेन की इक्वेशन निकालना। तो ये कैसे निकालेंगे, तो ज़रा ध्यान दो कि ये प्लेन है, तो प्लेन की इक्वेशन के लिए तुम्हें क्या चीज़ पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी, एक तो डायरेक्शन रेशियो मिल जाए, ठीक है, और दूसरा हम लोग को ये मिल जाए कि उसका पॉइंट क्या है। तो क्या पॉइंट होगा, तो पॉइंट तो ध्यान रखो, ये लाइन जिस पॉइंट से जा रही होगी वो पॉइंट प्लेन के ऊपर होगा कि नहीं होगा। ये हो गया, यानी कि हम ax - x1 + by - y1 + cz - z1 वाले में x1 y1 z1 मिल गया कि नहीं। अब ABC की ज़रूरत है, तो ABC के लिए दो इक्वेशन बनानी होंगी। तो वो दो इक्वेशन कैसे बनेंगी, देखो ये प्लेन का डायरेक्शन रेशियो ऐसा होगा, इस वाले प्लेन का डायरेक्शन रेशियो ऐसा होगा कि नहीं। तो इसका मतलब a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0 हो गया कि नहीं। एक दूसरी बात कि ये जो लाइन है, ये लाइन, इस लाइन का भी तो एक डायरेक्शन रेशियो है। ये लाइन का डायरेक्शन रेशियो कैसे, लाइन के पैरेलल, और इस प्लेन का डायरेक्शन रेशियो ऐसा होगा कि नहीं। तो वो फिर से आपस में 90 डिग्री है कि नहीं। तो यानी फिर से एक a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = क्या, 0। तो ABC में दो इक्वेशन बन गए कि नहीं। अरे भाई इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो लाइन के पैरेलल है और इसका इसके परपेंडिकुलर, तो बीच का एंगल 90 डिग्री दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब फिर ABC में वैल्यू निकल आएगी, अब पॉइंट तुमने देख ही लिया था, तो आंसर आ जाएगा। बात समझ गए कि नहीं।
तो सबसे पहले क्या बताया कि ये किस पॉइंट से जा रही है, तो इसकी इक्वेशन ए एक्स प्लस एक्स वन बी वाई सी जेड माइनस जेड वन इक्वल टू जीरो, याद आएगा कि नहीं याद आएगा? ये एक्स वन वाई वन जेड वन वाला पॉइंट है। अब ए बी सी में इक्वेशन ए किससे बनेगी? अगर तुमको लगता है भूल जाओ तो फिर से एक बार इसी वीडियो से ही रिवाइज कर लेना। दूसरा इससे निकलेगी, ये हो गया। अब ए बी सी यहाँ से सॉल्व कर दोगे, ये ए बी सी को सीधे एलिमिनेट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा? एक्स प्लस वन वाई इसको सॉल्व कर दोगे तो आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? कोई प्रॉब्लम्स में? तो ये काम हो गया इसका खत्म। अच्छा, अब एक बात और ध्यान रखना कि इसमें एक आंसर ये भी रहता है, जरा ध्यान से देखो। तुमने इस प्लेन का ध्यान देना, इस लाइन का इस प्लेन के ऊपर प्रोजेक्शन निकाला है, तो ये प्लेन ऐसे बनाया है, तो उसमें ये भी मान लिया जाता है कि कभी कभी ये प्लेन ऐसे भी तो हो सकता है। तो अब जब प्रोजेक्शन निकालना देखो क्या हो रहा है कि जो प्लेन है वो वही का वही मिल जा रहा है, सेम ही तो हो जा रहा है कि नहीं? अरे भाई तुम इसका शैडो देख रहे हो तो नीचे ये ओवरलैप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसलिए आंसर में एक ये सॉल्व करके निकलेगा और दूसरा ये भी लिखा जाएगा। तो जब कभी भी लाइन का प्लेन के ऊपर प्रोजेक्शन होगा, रेखा का समतल के ऊपर प्रक्षेप, तो ये एक समतल मिलेगा और दूसरा जो ये लिखा है ये भी रहेगा। अब आंसर में दोनों लिखे जा सकते हैं, ये भी और ये भी, तो कोई एक लिख दिया जाता है। ठीक है, बात समझ गए कि नहीं? तो ये हो गई बात। अब अगला इसके आगे, तो अब इस बार इस लास्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या करना है कि ये देखो इधर ये दो प्लेन है, एक प्लेन ये एक प्लेन ये है। तो इन प्लेन को अब जब आपस में मिलेंगे तो बीच में देखो ये लाइन दिख रही कि नहीं? तो मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, और लाइन की इक्वेशन के लिए क्या है, या तो दो पॉइंट मिल जाए या फिर एक पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो। तो इसमें होता है कि डायरेक्शन रेशियो मिलता है। कैसे मिलता है? ये प्लेन का डायरेक्शन रेशियो प्लेन के परपेंडिकुलर है कि नहीं? ध्यान से देखो। और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो लाइन की क्या है? पैरेलल, ऐसे ऐसे कैसे भी हो सकता है। तो ये प्लेन ऐसा है, इसका डायरेक्शन रेशियो, और लाइन का डायरेक्शन रेशियो ऐसा है। तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो यानी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0, एक इक्वेशन। अब चूंकि इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो लाइन के पैरेलल है, इस रेखा के समांतर, तो वो ऐसे इधर भी देख सकते हो। तो अब इस प्लेन का डायरेक्शन रेशियो भी प्लेन की क्या है? परपेंडिकुलर। तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 वाली दो इक्वेशन मिल गई कि नहीं? तो यानी कि मुझे यहाँ से डायरेक्शन रेशियो वाली बात मिल गई। तो यहाँ से पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी? 4a प्लस 4b माइनस 5c बराबर 0। कोई डाउट इसमें? और दूसरे वाले से क्या बन जाएगी? 8a। ये ध्यान रखना है हम लोग को, क्योंकि ऐसे भूल जाओगे। तो यहाँ से abc मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? तो abc हम लोग निकाल लेते हैं कि abc हम लोग का कितना आ रहा है। तो abc निकाल के बताओ कितना आया, फटाफट इसकी कैलकुलेशन करो कितना आ रहा है। abc की वैल्यू मिल गई हम लोग को। अब जब abc की वैल्यू मिल गई तो इसका पॉइंट कैसा निकलेगा? देखो इधर इसका पॉइंट, ध्यान रखेंगे कि पॉइंट निकालने का मतलब क्या है कि एक्स वाई जेड। तो होता क्या है कि इसमें इक्वेशन तो दो ही होती, क्योंकि यही दो प्लेन दिए गए हैं। तो दो प्लेन है और इक्वेशन कितनी है भाई? दो प्लेन दिए तो दो इक्वेशन ही रही। अब पॉइंट में क्या एक्स भी है, वाई भी, जेड भी है। तो इसका तरीका ये होता है कि ये मान लिया जाता है थोड़ी देर के लिए कि पॉइंट निकालने के लिए, कि मान लेते हैं कि ये कहीं एक्स वाई प्लेन पे मीट हो रही होंगी, ये लाइन जो मिल रही है एक्स वाई प्लेन पे मीट होगा, या वाई जेड प्लेन पे मीट होगा, या जेड एक्स प्लेन पे मीट होगा। ठीक है। अब चूंकि जैसे हमने मान लिया एक्स वाई प्लेन, नॉर्मली क्या करते हैं सब लोग 99% की पहले केस में एक्स वाई प्लेन पे मान लेते हैं। अच्छा, एक्स वाई प्लेन पे अगर हम लोग मान लेंगे तो इसमें जेड की वैल्यू 0 हो जाएगी कि नहीं? और जब जेड की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये इक्वेशन कैसे आ जाएगी? ये इक्वेशन एक प्लेन के आगे, और ऐसे ही दूसरे प्लेन पे भी ये आ गया। तो ये इसका तरीका होता है पॉइंट निकालने का, कि इसको एक्स वाई प्लेन पे मान लिया। तो यहाँ पे ध्यान रखना
क्वेश्चन में कहाँ मानोगे, तो देख लेना कि ये जो पॉइंट, क्योंकि लाइन की इक्वेशन लिखनी है तुम्हें, x माइनस एक्स वन अपॉन ए वाई, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, y माइनस वाई वन अपॉन बी जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। तो ए बी सी तुम्हारे पास पहले आ गया। अब मेरी बात सुनना पहले, तो यहां से ये पॉइंट ये हो गया, अब होने के बाद ये ऑप्शन में देखना कि x1 y1 z1 में किसको जीरो किया गया, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो से तो तुम्हें पता लग जाए कौन सा ऑप्शन है। अब ये क्यों हम आगे बोल रहे हैं, अगर एक ही ऑप्शन लिखा तो वही ऑप्शन सही होगा, लेकिन मान लो दो ऑप्शन लिखे हैं जिसमें 2 3 4 लिखा है, तो कैसे पता लगेगा। तो इसमें देख लेना कोई एक जीरो होगा पहला राउंड, तो इसमें जो जीरो हो वही जीरो इसमें रख देना। जैसे हमने यहाँ मान लिया एक्स वाई प्लेन में, अगर भाषा में लिखना हो तो एक्स वाई प्लेन पे मीट कर रही है मान लिया, तो जेड जीरो हो गया। इसको सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लोगे, कितनी है एक्स वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 1 आ गई और वाई की वैल्यू 2, तो ये वैल्यू आ गई। तो यहां पर लाइन की इक्वेशन ये आ गई, ये इसका आंसर हो गया। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है तो इसका आंसर लिखने का एक तरीका और भी होता है। क्या करते हैं कि उसमें डायरेक्शन रेशियो तो निकाल लिया जाता है, ठीक है, इस पॉइंट के लिए x1 y1 z1 के लिए उसको वो सॉल्व नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं एक ऐसा पॉइंट खोज लेते हैं जो दोनों प्लेन की इक्वेशन को क्या करता हो, सेटिस्फाई। अब जैसे मान लो कि दो ऑप्शन मिल गए जिसमें 2 3 4 लिखा है, लेकिन x1 y1 z1 की वैल्यू जीरो नहीं है, तो तुम क्या करोगे, यहां जो पॉइंट लिखा है ये पॉइंट x1 y1 z1 ये पॉइंट दोनों समतलों में रखोगे, जिसमें ये सेटिस्फाई कर रहा होगा वही उसका आंसर होगा। बात समझे। ये एक आखिरी बात है कि जब कभी ना तो x जीरो करके कर रहा हो, ना y जीरो करके कर रहा हो, ना ही क्या, तब उस केस में ये पॉइंट देखोगे और दोनों प्लेन में, ये नहीं एक में सेटिस्फाई किया तो गलत, क्योंकि जो लाइन थी वो कैसी लाइन थी, वो दोनों प्लेनों के इंटरसेक्शन से जा रही थी, दोनों समतलों के प्रतिच्छेद से जा रही थी। तो जो पॉइंट होना चाहिए वो दोनों प्लेनों को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई। अब जाके ये हम लोग का 3D का काम भी पूरा कंप्लीट हुआ। थैंक यू।